Today we are going to see the solution of exercise 4.3. यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाइड किया है. यहाँ क्वेश्चन में लिखा था सॉल्व बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट मैंने क्या किया है, इसको स्टूडेंट से कहा है मैंने कि आप इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करो. क्वेश्चन देखते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एडजस्ट. एक तो टेस्टिंग करना, अगर वो एडजस्ट मतलब ये पक्का नहीं है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के टेस्ट करना है. जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था कि टेस्टिंग, अगर रूट एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं तो उसके लिए टेस्टिंग. फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्चुअली में फार्मूला मेथड से नहीं है, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो हम इसको फार्मूला मेथड से कर रहे हैं. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो उसमें a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू माइनस 7 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई. इसमें d निकालेंगे तो d b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें b की वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा केयरफुली. b की वैल्यू माइनस 7 है तो b की वैल्यू माइनस 7 इसमें रखेंगे आप. b स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 7 स्क्वायर. दिस माइनस 4 केम फ्रॉम फार्मूला. a की जगह पे आप 2 रखेंगे, c की जगह पे 3 रखेंगे. ये जो कंपेयर करने पे जो वैल्यू निकली थी वो रखेंगे. तो 7 स्क्वायर हो तो 49 आता है, माइनस 7 स्क्वायर है तो भी प्लस 49 आएगा. माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस का 49 होता है. थोड़ा सा ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना. सो प्लस 49, यहाँ पर 4 2 8 24, 49 माइनस 24 हो जाता है 25, विच इज़ ग्रेटर देन 0. और थोड़ा याद आ रहा हो तो d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई है जो कि 0 से बड़ी है, तो ऐसे केस में हैज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. नाउ सॉल्यूशन बाय द फार्मूला मेथड. और फार्मूला मेथड हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a. तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जो मेरा पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें आप देख सकते हो. पार्ट 2 में देख सकते हो फार्मूला मेथड मैंने सॉल्व कराई है उसमें, और उसमें जो d की वैल्यू हम 25 निकाल चुके हैं, ये इसका फार्मूला होता है. अगर वेरिएबल x है तो यहाँ पर x की जगह पे आपको यहाँ पर x लिखना है. अगर क्वेश्चन जो आपका y का है तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर y लिखना है. Now see x is equal to माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a. माइनस बी आपने माइनस तो ये फार्मूले का है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, माइनस फार्मूले का, और b की जगह पे माइनस 7 रखा. नाउ प्लस माइनस रूट ओवर d की वैल्यू 25 रखी. ये गलती हो गई थी थोड़ी सी, 25 होगा रूट में अपॉन 2a. तो अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 हो गया. तो माइनस तो फार्मूले का और b की वैल्यू माइनस है, सो इट इज प्लस. सो प्लस माइनस, यहाँ दो साइन है, थोड़ा ध्यान रखना है. प्लस माइनस रूट 25 की वैल्यू होगा 5. अब यहाँ पे जो प्लस माइनस दो साइन है, इसके लिए आप प्लस साइन ले लो अलग से और माइनस साइन अलग से ले लो. तो ये 7 प्लस 5 अपॉन 4 और 7 माइनस 5 अपॉन 4. 7 प्लस 5 अपॉन 4 मतलब 12/4. ये हो जाएगा 3/1 मतलब 3. Now here we have the 7 minus 5 upon 4 मतलब 2/4 मतलब 1/2. तो ये दो आंसर आ जाते हैं, और ये हमारा बना है जो वह फार्मूला मेथड बना है. एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, अब थोड़ा जल्दी देखते जाना. सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है. इसमें भी आप abc की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं. d पॉजिटिव आता है तो रूट जो है वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a है, तो उसमें अभी इसमें रूट d की जगह d की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना आगे. तो वही प्लस के लिए अब रूट 33 की वैल्यू नहीं होती है, तो प्लस रूट 33 माइनस रूट 33 एंड दे विल रिमेन द आंसर. इसी का थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. थोड़ा सा लगता है कि टफ होगा, पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कंपेयर करने में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 बना है तो a की वैल्यू 4 आती है. b जो है वो b x को छोड़ के जो भी होता है वो b हो जाएगा, मतलब 4 रूट 3 पूरा ही वो b बनता है. और c की जो वैल्यू है वो लास्ट में जो विदाउट x होता है वो c होता है. तो इस तरीके से b स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर करा, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 हो गया. सो 4 इस रूट 3 का स्क्वायर कैसे करना है,
तो जो भी हो उसका पावर 2 है, मतलब जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हो, आइदर वो माइनस हो, प्लस हो, रूट वाला नंबर हो, विदाउट रूट का नंबर है, उसको डबल लिखना है आपको। स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, रूट थ्री हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 48। तो 48 माइनस 48 ये 0 आ गया, तो डी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो रूट्स रियल होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ द सॉल्यूशन बाय द फार्मूला मेथड, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी। डी की वैल्यू 0 हो चुकी है, सो माइनस बी मीन्स माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू 4, तो 4 से 4 गया, √3/2 माइनस का वो भी एक्स की वैल्यू हो गई। अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, यहाँ पर डी की वैल्यू जो आती है वो माइनस आ जाती है, तो इसके रूट एडजस्ट नहीं करते। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको इक्वेशन एडजस्ट करना है, मतलब क्वाड्रेटिक है दिखे कि नहीं उसको बनाना है। जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है ये, तो आप पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है x इंटू एक्स, ये माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ में ये माइनस है, ये 1 अपॉन एक्स है, इसके साथ भी x का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ भी x का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x से x कट जाता है, 1 बचता है, यहाँ पर हो जाता है ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है -1, और उधर सामने जो 3x बना है वो इस साइड ले आएंगे तो -3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ना a की वैल्यू 1 हो जाती है, b की वैल्यू -3 हो जाती है, ये जो है, और c की वैल्यू -1 हो जाती है। उससे आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। फिर इसी का जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/33। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आपको रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है तो इसके जो बेसिक्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो उसके रैशनल नंबर के कायदे के हिसाब से चलेगा। तो 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7, तो ऐसे टाइम पे फिर आपको एलसीएम लेना, तो x माइनस 7 यहाँ आ जाएगा x प्लस 4, और बीच वाला साइन है जो वो माइनस वैसे ही रहेगा। दोनों एलसीएम में भी आ गए हैं। अब अपॉन में तो ये एलसीएम में ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x का मल्टीप्लाई x से हुआ एक्स स्क्वायर, इससे हुआ तो -7 हुआ, देन प्लस 4x, फिर यहाँ पर हो जाता है -28, 4 7 सा 28। ऊपर वाले ब्रैकेट ओपन होंगे खाली, x -7 बना है, माइनस अंदर जाएगा तो ये वायरस होता है, तो -x -4 इज इक्वल टू 11/33। अब x कैंसिल हुआ, -7 -4, ये -11 हुआ, अपॉन एक्स स्क्वायर, -7 प्लस 4x, ये हो जाता है -3x, इसमें से बचेगा -3x अपॉन में 28। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ जो 11 मल्टीप्लाई में गया वापस डिवाइड में जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हुआ, -30, और फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इधर इक्वेशन लाते हैं, फॉर्मेशन देना, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसके फॉर्म में लाना, और जैसे ही बन जाती है फिर आप इसको यहाँ फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर दिया है अभी, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया था कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और उस टाइम पे आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हियर मेथड इज नॉट मेंशन, सो व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली। जब आपको सॉल्यूशन पूछा है फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व करें, तो जरूरी नहीं होता है कि आप जिस मेथड से फ्लुएंसी सॉल्व करे जा रहे हैं, जैसे अभी फार्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप फार्मूला मेथड से ही बाकी क्वेश्चन भी करें, आप फैक्टराइजेशन से करते हो या जो मेथड आपको अच्छी लगती है उससे कर सकते हो। सो हम इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, इसके आगे ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है, आप चाहे तो फार्मूला से कर लो। पर्सनल एडवाइस ये है कि जब भी आप को कोई मेथड मेंशन ना करियो तो फैक्टराइजेशन से करो, ये टाइम सेविंग होती है, टाइम बचता है इसमें, उसके लिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो
वो क्वेश्चंस जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज दिस ईयर एगो डैश डैश, ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, वहां से देख लेना। तो रहमान की आज की एज कितनी है, तो हम उसको क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रहमान की एज जो 3 साल पहले थी और आने वाले 5 साल बाद होगी, जो उन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 आता है। इसका मतलब है कि अगर आज रहमान की एज को x मान लिया जाता है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x, तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो x - 3 होगी। 5 साल बाद कितनी होगी, तो x + 5 होगी। इनका सम कितना आता है, तो सम भी किस चीज का, तो रेसिप्रोकल का। तो ये जो दोनों एज आई है x - 3 और x + 5, इनका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है। 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। फिर इसको क्वेश्चन जैसे लास्ट अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया था, उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। जैसे क्वाड्रेटिक बन जाती है उसके बाद नाउ यू आर फ्री। जैसे यहाँ पर इसके बाद नए सिस्टम में भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक गड़बड़ है, बंदे ने गड़बड़ करी है कि यहाँ पर = में 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगी, नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो सारी स्टेप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या फिर फार्मूला मेथड से। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब अगर हम मैथ्स के मार्क्स को x ले लेते हैं, इंग्लिश के मार्क्स को y ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ मार्क्स x + y = 30 है। अच्छा, क्वेश्चन में जो x + y = 30 है, तो हमने पहले से तैयारी कर ली कि यार y = हो जाएगा x, उधर जाके x - x बनता है, तो y की वैल्यू होगी 30 - x। अच्छा, क्वेश्चन में आगे लिखा है कि अगर उस बंदे को मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते हैं, तो जो उसके मार्क्स मिलते उसका मल्टीप्लिकेशन 210 होता है। तो अभी राइट नाउ मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, तो x है, तो x + 2 हो गया, और इंग्लिश के मार्क्स है y, ये एक्चुअली में y है। तो y में मतलब इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते हैं, तो 30 - x - 3 = ये हो गया 210। तो होना चाहिए था y - 3, तो हमने लिखा है 30 - x - 3। तो मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, दोनों का प्रोडक्ट 210। अब ये 30 - 3 हो जाएगा 27, 27 - x, ये 2 ब्रैकेट बन जाते हैं। तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 27x हो जाएगा, इसके साथ होगा तो माइनस का x² बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई 27 से 54 हो जाता है, और वो प्लस का ही होता है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस का ही होता है। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो -x के साथ होगा, -2x हो जाएगा, सामने 210 है, तो 210 को इधर लाया तो -210 = 0 हुआ। फिर ध्यान रखेंगे कि x² का जो कोफिशिएंट है, जैसे बताया गया आपको, कि वो माइनस नहीं होता है। तो ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसके बाद में आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इस स्क्वायरिक फील्ड का है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, सॉरी रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसकी जो लेंथ है वो उसके बिट से 30 ज़्यादा है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 मोर देन शॉर्टेस्ट, या लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 मोर देन shortest side, and the diagonal, one of the diagonal of rectangular field is 60 more than the shortest side. So question is like the shortest side मतलब बीट थे, उसको हमने अगर x ले लिया है, डायगनल जो है वो डायगनल को x + 60 ले लिया है, लेंथ की जगह पे x + 30 ले लिया है। मैं साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो वीडियो है उसके पूरे सॉल्यूशन के साथ में डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पर लिख के बताऊँ इतना समय नहीं होता है और वीडियो में सब चीज़ें आ नहीं पाती है, तो इसके लिए मैं सामने दे भी रहा हूँ। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर हमको इसकी PDF भी चाहिए, तो जो सॉल्यूशन है उसकी PDF तो मैं अभी ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकता यूट्यूब पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो वीडियो चल रहा है उसको आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते जाना एंड तक, और उसको रोक के स्क्रीन पर टच करेंगे तो वो सारी चीज़ें सामने से डिसअपियर हो जाएगी, केवल स्क्रीन रहेगी, और स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको PDF या अपनी इमेज बना के कलेक्शन में रख सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पर, और अगर फर्दर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या मेरा नंबर हो तो उस पर पर्सनल व्हाट्सएप कांटेक्ट करें।
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट देखता रहता हूँ, तो थोड़ा वीडियो ध्यान से देखते रहना, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय द स्टडी एट होम, क्लासलेस स्टडी। सो सी, अगर हमने एक्स ब्रीथ को बना दिया है, एक्स तो लेंथ हो जाएगी x+30, डायगनल हो जाएगा x+60। तो लेंथ विड्थ और डायगनल मतलब रेक्टेंगल के अंदर जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर 90 डिग्री का होता है, तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AC² = AB² + BC²। ये स्क्वायर हो, शायद थोड़ा दिख ना रहा हो, ये स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम है ये, ठीक है। इनकी वैल्यू रख के फिर उसको एज इट इज फार्मूला से एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। सो आगे सॉल्यूशन हमने देखा है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन जाती है। इसके बाद आप इसको 60 की जगह पे 90 - 30, ये 90 लिखा हुआ है, 90 - 30 लिखना है, ठीक है। और थोड़ा सा हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर आपको, अब बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अभी मेरे पास रिसोर्स मिल नहीं पा रहे हैं अभी लॉकडाउन में, तो मैं यहाँ पर अभी ये सॉल्यूशन जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कभी कुछ चीज़ें दिक्कत आती है तो आप अपने से सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। जो बताया जा रहा है, वो जो इंस्ट्रक्शन है अपने से सॉल्व करना। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। तो उसमें स्मॉलर नंबर जो हमने x ले लिया है, लार्जर नंबर y ले लिया है, तो y² - x² = 180, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो क्वेश्चन में दिया है कि वो 180 है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम मोर देन लार्जर नंबर, तो x² = 8y। अब सिंपली क्या करना है, x² की जगह पे 8y रख देना, तो y² - 8y, ये x² हो जाएगा 8y, तो y² - 8y = 180। फिर जैसे ही यहाँ पर y² - 8y = 180 बनता है, 180 को इधर लाइए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में बनी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब जैसे क्वाड्रेटिक बनी है उसके बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते जा रहे हैं और आखिरी में जाके आंसर आपका बना है 12 and 18। तो x का आंसर जो 12 आया है, -80 जो है √80 वो इमेजिनरी हो जाता है, तो उसको आप छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। तो x की वैल्यू बनी है 12, तो x की वैल्यू 12 बनी है, तो 12 एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर क्या होना चाहिए था, तो वो x की वैल्यू 12 जो है आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको 12 मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें ट्रेन है वो 360 किलोमीटर जाती है, उसकी यूजुअल स्पीड जो फाइंड करना, तो हमने ट्रेन की स्पीड जो है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे थोड़ा NCERT से, मैं सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ। तो ट्रेन की स्पीड हमने ले ली x, डिस्टेंस हो गई 360, तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 360 अपॉन x हो गया, इतने घंटे लगती है, इसको टाइम बोला t1। अब नई स्पीड जो वो बढ़ गई है, मतलब x+5 हो गई है, तो अब टाइम कितना लगेगा, तो 360 अपॉन x+5 होगा। तो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, पहले टाइम ज़्यादा लगता था, स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगेगा। नाउ टाइम टेकन इज t2, पहले टाइम t1 था, अब t2 है, तो टाइम पहले ज़्यादा लगता था, अब कम लगेगा। अब कम क्यों लगेगा, स्पीड बढ़ गई, टाइम जो होगा वो कम होगा। ओके, तो t1 - t2 = 1 hour। 1 hour का डिफरेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे, इट टेक्स 1 hour लेस, सो ऐसा लिखा हुआ है उसमें, तो t1 - t2 = 1 लिखा हुआ है, तो t1 की जगह पे 360 अपॉन x - 360 अपॉन x+5 = 1। अब इसके आगे 360 कॉमन लेके फिर जो ब्रैकेट में 1/x - 1/x+5 बचता है, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और वही एलसीएम की प्रोसेस में जाने के बाद में +5 बचता है, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है, 360 × 5 = x²। अब वो जो डिनोमिनेटर था वो इधर आ गया है, x² + 5, इन दोनों को यहीं रखना है। 360 × 5 1800, इस साइड ले आएंगे, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे। जो आंसर माइनस आता है उसको रिजेक्ट करना है। आंसर, एक चीज़ और बता दूं जरा, जो भी आंसर हमारा आता है वो वर्ड प्रॉब्लम अगर है तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में देना है। तो अब वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में देना। क्वेश्चन नंबर 9, जो 2 वाटर टैप है इसके अंदर और दोनों वाटर टैप को एक साथ चालू कर दिया जाता है, तो वाटर टैंक जो टोटल टाइम है वो इतना लगता है। इसमें क्या है, स्मॉलर टैप जो है वो कितना टाइम लेता है उसके लिए, x।
और जो लार्जर टेप है जिसका डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब जो स्मॉलर है उसने अगर x आवर लिया है तो लार्जर ने कितना लिया है, तो x माइनस 10 आवर लिया है। तो दोनों का अलग अलग सेपरेट टाइम हो गया और टोटल टाइम कितना लगता है, तो 9⁻3/8। मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 75/8 आवर लगता है ना। जो वर्क और टाइम जो रहता है वो एक दूसरे के रिसिप्रोकल रहते हैं। ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पर x आवर लिया है छोटे वाले टेप के लिए, y आवर लिया है, सॉरी x माइनस 10 आवर लिया है हमने बड़े वाले लार्जर टेप के लिए, और जो टोटल टाइम लिया है वो 75/8 है। मैंने कहा कि जो वर्क लगता है वो वर्क टाइम का रिसिप्रोकल होता है। तो वर्क और टाइम में तो मैंने कहा कि वर्क और टाइम के बीच में रिसिप्रोकल रिलेशन होता है। मतलब रिसिप्रोकल यानी कि 1/, करेंगे आप। जो स्मॉलर टेप था उसने कितना वर्क किया है, वर्क डन बाय द स्मॉलर टेप इन 1 आवर, तो 1/x हो जाएगा। वर्क डन बाय द लार्जर टेप इन 1 आवर, अब ये 1 आवर का जो वर्क रहेगा, 1 आवर का वर्क उस आवर का रिसिप्रोकल होता है। सो वर्क डन इन 1 आवर 1/x, वर्क डन इन लार्जर टेप इन 1 आवर 1/x माइनस 10। अच्छा, टोटल वर्क डन इन 1 आवर तो 75/8 था तो 8/75 हो जाएगा। तो ये वर्क वर्क वर्क, 1 घंटे में छोटे वाले टेप ने कितना काम किया, 1 आवर में बड़े वाले टेप ने कितना काम किया, 1 आवर में टोटल काम कितना हुआ। तो दोनों को आप 8 करके 8/75, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बाकी के प्रोसेस जो अभी हमने सीखी वैसी ही सेम है। ये सॉल्यूशन देख सकते हो उसका, ठीक है। और यूनिट लिखना है यहाँ पर आवर। Now in question number 10, express train takes 1 hour less to travel the 132 kilometer. Find the usual speed of express train और passenger train। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x है और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x+11 है। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 ज़्यादा है। तो x और x+11, डिस्टेंस कितनी है 132। तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो 132/x हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो t2 हो गया, वो हो गया 132/x+11। दो ट्रेन बना दी है इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको। ट्रेन एक भी हो सकती थी। एक ही ट्रेन के अंदर स्पीड अगर 11 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो उसका टाइम जो है वो 1 घंटा कम लगता है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। मतलब पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन दो ट्रेनें नहीं है, एक की स्पीड x है और एक की x+11 है। तो एक ही ट्रेन की स्पीड अगर x+11 मतलब 11 इंक्रीज कर दें तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर एक्सप्रेस और पैसेंजर दो ट्रेन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का टाइम अलग अलग होगा और टाइम डिफरेंस 1 आ गया। फिर आप 132/x और 132/x+11 इन दोनों को रख के इज इक्वल टू 1, और बाकी सॉल्यूशन जो है सो आपने देखा वैसे ही। आखिरी में जो आंसर आता है उसको आपको यूनिट के साथ लिखना, माइनस आंसर आता है तो रिजेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। तो 2 स्क्वायर, एक की साइड हमने x ले ली, दूसरे की y ले ली। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसके साइड अगर x है तो साइड स्क्वायर होगा, मतलब x स्क्वायर। इसके साइड अगर y ली है तो y स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर लिया। तो पहले की साइड स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, दूसरे की साइड स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। दोनों x स्क्वायर y स्क्वायर क्या है, ये एरिया है। एरिया के बीच में प्लस क्यों लगा, क्योंकि सम है। तो सम ऑफ एरियाज इज इक्वल टू 468 और सम ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड कितनी है, 4 है, तो 4 इंटू साइड कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसका 4 इंटू साइड कितना होगा, 4y होगा। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 4 कॉमन ले लो, 24 ऐसे बचा। 4 डिवाइड में चला गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बचा। 4 डिवाइड में जाने के बाद घट गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू -5 तो चला गया, तो y+6 हो गया। एक सेकेंड इक्वेशन बन गया और ये फर्स्ट वाली। यहाँ पर x की वैल्यू y+6 है, जो यहाँ रख दो x स्क्वायर में प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। उसको सॉल्व करते जाना। देखो यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पे y+6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो इसमें यहाँ पर वैल्यू ये होल स्क्वायर से एक्सपेंड करी हमने। ये जो वाई स्क्वायर था इसको सबसे पहले लिख दिया, फिर इसको y+6 को होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y की वैल्यू माइनस आई, इसको रिजेक्ट किया। क्यों, क्योंकि y जो थी वो साइड थी और साइड किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो
दूसरी वाली वैल्यू जो है हमने वो एक्सेप्ट की है, y की वैल्यू 12, और उसके बेसिस पे हमने x निकाला है। तो x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 12। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।